चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यहां मंगलवार से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा के कमरा संख्या 321 में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। रितु खंडूरी भूषण, प्रेमचंद अग्रवाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, मोहम्मद शहजाद सहित गणमान्य लोग इसमें मौजूद रहे। वहीं खजान दास और उमेश शर्मा भी बैठक में नहीं पहुंच पाए। और इस खबर को लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है शीतकालीन सत्र की कार्रवाई को लेकर। किस तरह क्या चर्चाएं इसमें हुई और सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से आहूत कराना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। हालांकि विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अलग अलग एजेंडों पर सत्ता पक्ष को घेरे, लेकिन निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र को लेकर एक सर्वदलीय बैठक की गई और कार्य मंत्रणा की भी बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष हैं रितु भूषण खंडूरी, उन्होंने कहा कि सत्र को तमीज से चलाने की जरूरत है और जो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे उन सबके जवाब दिए जाएंगे। साथ ही साथ 29 तारीख से ये सत्र आउट है, क्योंकि इसमें अनुपूरक बजट भी पेश होना है, तो कल ही शाम लगभग 4 बजे तक ये अनुपूरक बजट को पेश कर दिया जाएगा। इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और साथ ही साथ संसदीय मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल वो भी मौजूद रहे, और ये बैठक की जो अध्यक्षता की वो खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने की। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एक तो सर्वदलीय बैठक हुई है, ये कोशिश की गई है कि एक ऐसी सहमति बने मुद्दों पर जिसमें दोनों सत्तापक्ष और विपक्ष मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे सत्र को आहूत करें। और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई है जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले यानी कि 28 नवंबर को विधानसभा प्रभारी सचिव हेमचंद्र पंत ने कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल के बैठक की सूचना सर्वदलीय नेताओं को दी। इसमें शिरकत करने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्र के बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है, सत्र के कार्य दिवसों को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यह सरकार काम के नाम पर जीरो है। और उसमें परिचर्चा चर्चा इतनी बेरुखी क्यों, इतनी अनदेखी क्यों? गिरीशपुर राजधानी का एक जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, आज वो कहाँ है? गायब हो गया, नदारद हो गया है। तो ये सवाल उठेंगे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो 29 नवंबर से ये सत्र शुरू होगा और इसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं विधायक भी अपने सवालों को लेकर काफी उत्साहित सत्र को लेकर दिख रहे हैं। उनतीस नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सत्र के आयोजन से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ सुरक्षा समेत कई बैठकें होनी हैं। इनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सोमवार के दिन सभी बैठकें सत्र से पहले आयोजित कर ली जाएंगी। काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सबने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां विपक्ष भी इस बार खासी तैयारी के साथ सदन में उतरने की बात पहले ही कर चुका है, वहीं विधायकों द्वारा भी जमकर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की समस्याओं को लेकर सवाल लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि अभी तक 500 से ज्यादा सवाल विधायकों द्वारा लगाए जा चुके हैं। विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम अपना सत्र इस बार चलाएंगे। इस बार का विधानसभा सत्र जहां कई मायनों में खास होने जा रहा है, वहीं कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काफी समय बाद सत्र का आयोजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्रों के आयोजन को लेकर बैकडोर से बड़े स्तर पर भर्तियां विधानसभा में की गई थीं, उनमें से 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए कम कर्मचारियों की मौजूदगी में सत्र का आयोजन करना भी एक चुनौती होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि उनके पास जितने भी कर्मचारी हैं, वो सत्र को सही तरह से आयोजित करने में सक्षम हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार का विधानसभा सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष के द्वारा सरकार पर आक्रामक रूप पहले से ही अपनाने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि जब विधानसभा सत्र का आयोजन होगा तो किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश के विकास को लेकर सहमति बनने के साथ ही विपक्ष के सवालों के जवाब सत्ता पक्ष द्वारा दिए जाते हैं। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। तो 29 तारीख से विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल दल की बैठक हुई और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक इसको लेकर हुई। बैठक के बाद हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने ऋतु खंडूरी भूषण से खास बात की, जिन्होंने ये बताया कि विपक्ष से उनका आग्रह है कि वो सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलने में सहयोग करें। 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वही हमारे साथ है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण। मैडम, 29 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों को रखा जाएगा, क्या रहेगा बजट का दिशा? देखिए, ऐसा है, सत्र है, विधायक अपने कोई भी मुद्दे रख सकते हैं। 616 करीबन प्रश्न विधायकों के माध्यम से आए हैं, तो वो सदन में रखे जाएंगे और मेरा निवेदन सभी विधायकों से ये है कि शालीनता पूर्वक सद्भाव के साथ सत्र को चलाने में मेरी मदद करें और अपने प्रश्न अपने क्षेत्र की समस्याओं को सशक्त तरीके से पटल पर रखें ताकि सरकार उनकी जवाब दे सके। मैडम, विपक्ष के द्वारा बार बार ये उठाया जा रहा है आवाज की सत्र को के समय अवधि को काफी बढ़ाना और चाहिए। उसके बाद अनेक मुद्दों को भी लेकर के, जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड और गैरसैंण की राजधानी को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या इस बार कुछ इस पर निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, चर्चा होंगी, चर्चा होने के लिए सदन है, सत्र है, वो अपनी चर्चा करें। और जहां तक सवाल है कि सत्र लंबा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस होना चाहिए। अगर हमारे पास बिजनेस नहीं है और मैं क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि मेरे को सदन चलाना चाहिए, तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार बिजनेस देगी, हम पूरा सत्र चलाएंगे। मैडम, मेरा अंतिम प्रश्न है कि इस बार बजट सत्र जो है उसमें अनुपूरक बजट जो आ रहा है, तो कितने करीब बजट पास होंगे, कितने लोग, कितने संस्थानों को या कितने जगह जो आवश्यकता है बजट उनको मिलेगा? बजट अनुपूरक बजट है, सारे डिपार्टमेंट्स का बजट आता है इसमें और उसमें सदन में रखा जाएगा। अनुपूरक बजट है तो सभी जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सभी का है। कितने डिपार्टमेंट में होगा अंदाज? सारे डिपार्टमेंट जितने हैं, कुल जितने शिक्षा स्वास्थ्य सारे डिपार्टमेंट जितने हैं उतने वो होगा। तो हमारे साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुपूरक बजट जो पास होगा वो जितने भी यहाँ पर विभाग हैं सभी को दिया जाएगा। और साथ उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया कि विपक्ष सदन को ठीक ढंग से चलने दें, हल्ला ना करें। सदन को जहाँ तक बात है सदन को लंबा खींचने की, तो यदि बिजनेस होगा तो सदन को लंबा भी खींचा जाएगा। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। 29 नवंबर से इधर धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि चिन्यालीसोंग और गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया शुरू की जाए।
इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोचर और चिन्यालीसौड़ के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। उड़ान योजना के अगले टेंडर में सर्वे होने के बाद गोचर और चिन्यालीसौड़ की जो हवाई सेवा है उसको शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सीएम आवास कूच किया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय स्कूल के आगे विद्यालय और उनके समर्थकों को रोक दिया गया और विधायक वहीं धरने पर बैठ गए। उनके साथ महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा, मानवेंद्र समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधायक तिलकराज के अनुसार किच्छा विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त गुंडागर्दी चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। पुलिस में कार्रवाई का भी कोई फायदा नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस भी मिली हुई है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में सत्ता के इशारे पर लोगों को पीटा जा रहा है। 8 से लेकर 10 लोग अब तक पीटे जा चुके हैं। कईयों के हाथ पैर तोड़े जा चुके हैं। अस्पतालों में भर्ती हुए हैं लोग, पर कोई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। सत्ता का संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण है। मैं मुख्यमंत्री जी को फोन पर कई बार कह चुका हूँ, नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं सख्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। सत्ता के इशारे पर सब खेल हो रहा है और चुनाव क्या हारे हैं मेरे क्षेत्र में, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से ही है। जसपुर से जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में नाबालिग छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के परिजन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अलग अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जुलाहान में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति फैसल पुत्र सिप्ते हसन द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को एक मन्नू रिजॉर्ट है ठाकुरद्वार रोड पे, उस होटल में ले गए। उससे जहरीला पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाई गई तहरीर दी हुई, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जाँच जारी है। नाबालिग है, पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। पौड़ी शहर में नशेड़ियों की बढ़ रही गतिविधियों से शहरवासी और अभिभावक चिंतित हैं। इन नशेड़ियों पर नकेल कसने की मांग को लेकर शहरवासियों ने एसएसपी से मुलाकात करते हुए तेजी से अवैध नशे के कारोबार पर चिंता जाहिर की। वहीं हिमाचल बचाओ आंदोलन के सदस्य पूनम कैतुरा ने यह कहा कि जिले में अवैध नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इससे स्कूलों के बाहर नशेड़ी आए दिन जमघट लगाए बैठे रहते हैं। इससे स्कूली बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। और हम लगातार विगत वर्षों से इस नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें बड़ी खुशी भी है कि महिला एसएसपी हमारे जिले में आई हैं और हम पहले भी उनकी कार्यशैली से परिचित हैं। तो इसी विषय पे हमने ज्ञापन में बड़ी अच्छी चर्चा उनसे की है कि जो नशे का कारोबार पूरे जनपद में फैल रहा है, कोटद्वार हो, श्रीनगर हो, पौड़ी हो, या इवन की गाँव घर घर तक, स्कूल में, कॉलेज में, और लड़के नहीं लड़कियाँ भी इसकी चपेट में आ चुकी है। तो उसी विषय में हमने उनसे बात भी की। गाँव का एक ग्रुप जो है वो आया था और उन्होंने यही बताया कि पौड़ी के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे बच्चों के द्वारा जो है युवा जो है उनके नशे का सेवन कर रहे हैं। और उसके बाद उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ ऐसे पेडलर्स हैं जिनको उनके द्वारा चिन्हित किया गया है और उनको आश्वासन दिया गया कि सूची उनके द्वारा दी जाएगी तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें ना सिर्फ पेडलर्स पे, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि पेडलर्स के माध्यम से जो इनके बड़े सप्लायर्स हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बड़े हादसे की खबर देहरादून से ही है। देहरादून के चंद्रमणि चौक पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कई लोग ट्रक के नीचे दब गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना थाना पटेल नगर क्षेत्र की है। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड में पुलिस थानों में चलने वाली चीता पुलिस को एक रूपता देने के लिए कुछ समय में प्रशिक्षित करते हुए उनकी अलग वर्दी निर्धारित की गई है। इससे जनता के बीच में उनकी एक अलग पहचान होगी। पीड़ित व्यक्ति उन्हें तुरंत अपनी समस्या बता सकेगा। वहीं ये चीता पुलिस जनता की सेवा में दिन रात काम करेगी।
3 महीने के गहन प्रशिक्षण से एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की तरफ से रानीपुर मोड़ से चीता पुलिस जवानों का फ्लैग ऑफ करते हुए सिटी क्षेत्र के सभी थानों में उन्हें रवाना किया गया। उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सके, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो। तो इस तरह से एक उनके किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उसको वो लिखे, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखे अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करे। इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार पुलिस अधीक्षक अपराध रेखा यादव ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इस पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भी पहले शिकायत की गई थी। इसके बाद एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने सभी थानों को अवैध हथियार रखने वालों और उसकी खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो डालकर डर का माहौल बनाने वाले 6 अभियुक्तों को रानी कोतवाली और सीआईयू हरिद्वार ने गिरफ्तार किया। एक अभियुक्त अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया है। विगत कुछ दिनों से प्रायः यह देखने में आ रहा था कि सोशल मीडिया साइटों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने असलाह के साथ कुछ फोटो और वीडियो डाली जा रही थी। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए सिस्टम महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा चौकस निगरानी की गई। उसके तहत हमारे द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करे हुए लोगों का वेयरअबाउट्स के बारे में पता किया गया और टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट प्राप्त करने के बाद हमारे द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में रानीपुर कोतवाली से पुलिस टीम रही और दूसरी टीम हमारी सीआईयू। दोनों टीमों की संयुक्त कार्रवाई के उपरांत हमारे द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 5 तमंचे, जिंदा कारतूस व 1 लाइसेंस। उत्तराखंड के देहरादून के बाजारों का हुलिया चेंज होगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। सभी दुकानों का बोर्ड ऑरेंज होगा और हिंदी में उस पर नाम लिखा जाएगा। दुकानों में ऑनिंग भी लगेगी और जिससे बारिश के दौरान तिरपाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खंभे हटाने और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। मंगलवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और धरना प्रदर्शन रोकने के लिए विधानसभा के 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। ये व्यवस्था 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेगी। ट्रैफिक को लेकर एसपी ट्रैफिक ने कहा कि 29 नवंबर को विधानसभा सत्र को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। सत्र के दौरान प्रदर्शन को देखते हुए प्रगति विहार बैरियर, शास्त्रीनगर बैरियर, बाईपास रोड बैरियर और डिफेंस कॉलोनी बैरियर के साथ ही विधानसभा तिराहे पर बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। विधानसभा सत्र के तहत पिछले 4-5 दिन से यातायात पुलिस ने जोरों शोरों से तैयारी की है। पूरा क्षेत्र हमने ड्रोन द्वारा स्कैनिंग करके, सर्विलेंस करके रूट्स की जानकारी ली है। डाइवर्टेड रूट के लिए साइन बोर्ड छपवाए जा रहे हैं। इस बार चूंकि इंटेलिजेंस द्वारा भी बताया गया है कि जुलूस और विरोध प्रदर्शन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो आपके माध्यम से मैं आपको सबको सूचित करना भी चाह रहा हूँ। नेहरू कॉलोनी तिराहे से लेकर रिस्पना तक रोड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है शहर की। तो जो भी लोग इसको नेक्स्ट 5 दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कीजिए। फिलहाल के लिए जनवी उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए